नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं नाउन केस के बारे में। हम स्टडी करेंगे नाउन केस के बारे में कि केस क्या होते हैं। जैसा कि हम केस के बारे में जानते हैं कि नाउन केस क्या होते हैं, हिंदी में से हम विभक्ति के नाम, हिंदी में से कारक के नाम से जानते हैं जिसमें संबंध होते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन केस क्या होते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम नाउन नंबर, नाउन जेंडर्स और नाउन के प्रकार हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नाउन केस के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो सेशन वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आइए हम इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन केस क्या होते हैं। मुख्य रूप से जो नाउन केस को पढ़ते हैं वो तीन प्रकार से पढ़ते हैं। पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा जो हम देखते हैं वो तीसरा क्या होता है, पजेसिव केस। पजेसिव केस। ठीक बेटा, यहाँ पे जो होता है ये जो दोनों बात करते हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में। ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। और जो ये पजेसिव केस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकार के बारे में बात करता है। किसके बारे में, अधिकार के बारे में बात करता है। हियर वी आर अबाउट टू स्टडी थ्री केसेस। फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज दैट पजेसिव केस। तीन प्रकार से कारक को पढ़ने वाले हैं, तीन प्रकार से हम केसेस को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस। तो इस प्रकार हम इनको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि मुख्य रूप से यही हमारे एग्जाम्स में आते हैं और जो बाकी बच रहे हैं उनका कोई विशेष रोल प्ले नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही आते हैं, तो हम इनका स्टडी करने वाले हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो आइए चला इन्हें समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सब्जेक्ट, जैसे हम आपसे बात करें तो क्या हो जाता है, जैसे सुमित इज टीचिंग इन द क्लास। सुमित इज टीचिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे सुमित जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हु इज टीचिंग इन द क्लास, अगर हम क्वेश्चन करते हैं हु इज टीचिंग इन द क्लास तो आता है उत्तर क्या होता है, सुमित। अगर हम क्वेश्चन करें हु इज टीचिंग इन द क्लास, तो इस प्रकार जो हमें उत्तर मिलता है, कौन क्या मिलता है, सुमित। यही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे हम देखते हैं हु इज टीचिंग इन द क्लास, सुमित। सुमित इज टीचिंग इन द क्लास, तो यहाँ पे सुमित क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, सुमित सब्जेक्ट है। अर्थात क्रिया के पहले, वर्ब के पहले जो आते हैं सब्जेक्ट कि वर्ब से पहले जो आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब के बाद जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रकार हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा कोई हम एग्जांपल लेते हैं वो क्या हो जाएगा, राहुल। राहुल मेट अ डॉक्टर। डॉक्टर। दूसरा हम क्या देखते हैं, राहुल मेट ए डॉक्टर। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करें हु मेट ए डॉक्टर, हु मेट अ डॉक्टर, तो यहाँ से जो उत्तर प्राप्त होता है हमें राहुल। तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट क्या है, राहुल है। तो और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, डॉक्टर। अगर डॉक्टर की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर हम हु से क्वेश्चन करते हैं, हु मेट द डॉक्टर या हु इज ए टीचर या हु
इज टीचिंग इन द क्लास, इसमें जो है उत्तर प्राप्त होता है वो सब्जेक्ट रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इट्स ओके। तो आइए हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? एग्जाम्पल जरा समझने की कोशिश करते हैं। राम सेल्स अ मैंगो, मैंगो। अगर हम क्वेश्चन करें हु सेल्स मैंगो, तो उत्तर आता है राम। कौन? राम। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर ही सेलिंग, व्हाट आर ही सेलिंग, वह क्या बेच रहा है, तो ये क्या प्राप्त होगा? मैंगो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ही सेलिंग, व्हाट इज ही सेलिंग, वो क्या बेच रहा है। तो इसमें जो उत्तर में प्राप्त होता है मैंगो, क्या बेच रहा है? आम। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। इस प्रकार हमने समझने की कोशिश की कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो, ये क्रिया है, सेल्स क्या है? क्रिया। और सेल्स के पहले, क्रिया के पहले जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और क्रिया के बाद जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इतना ही खेल है। जो वर्ब के पहले आते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वर्ब के बाद आते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए मिनट। आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एकदम बहुत बेहद आसान तरीके में समझा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में, उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी सेंटेंस में देखते हैं हम इसे। पहला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके। किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर सेंटेंस का निर्माण होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है किससे होता है? सेंटेंस का इन्हीं तीन चीज़ों से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे जो वर्ब से पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और जो वर्ब के बाद आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं इसमें, सिंपल सी बात है कि जो वर्ब से पहले आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वर्ब के बाद आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस का खेल खत्म हो जाता है यहीं पे। आइए थोड़ा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि राज राइट्स अ लेटर, लेटर। राज एक पत्र लिखता है, राज राइट्स ए लेटर। यहाँ पे जो वर्ब है वो राइट्स है। क्या है? राइट्स। राइट्स क्या है? यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब से पहले जो आ रहा है, ध्यान देना, ध्यान देने की कोशिश यहाँ करना कि वर्ब से पहले जो आ रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। क्या? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद जो आ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहीं पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल खत्म होता है। वर्ब से पहले जो आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के बाद जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके। अगर इसे हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, पैसिव में क्या हो जाएगा? तो ए लेटर इज रिटन बाय राज। ओके, ए लेटर इज रिटन बाय राज। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखो बदल गया। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लेटर। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो राज है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इनकी सूरत में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके शक्ल में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। नाउन जो होता है, नाउन नेवर बी चेंज, नाउन विल नेवर बी चेंज।
नाउन को कभी बदला नहीं जा सकता या नाउन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे हमने देखा राज क्या है, नाउन है, लेटर भी नाउन है। तो यहाँ पे जब हम इसको पैसे में ट्रांसफर करने की कोशिश की, पैसे में चेंज करने की कोशिश की, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। जो परिवर्तन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है, वर्ब में परिवर्तन हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन नाउन में हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए नाउन की सूरत में या शक्ल में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाउन विल नेवर बी चेंज्ड, नाउन को कभी बदला नहीं जा सकता। नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट के रूप में, और नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ऑब्जेक्ट के रूप में। राज भी नाउन है, लेटर भी नाउन है। इसलिए नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जस्ट ए मिनट गाइस। ओके, हमने दो तरीके से देखा। नाउन जो होता है सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और आइए हम समझने की कोशिश करते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन्हें हम। अगर हम आपसे कहें सुरेश इज ए टीचर, ओके, सुरेश इज ए टीचर। यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे जो टीचर है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट है। एक कॉम्प्लीमेंट की तरह, पूरक की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं टीचर सुरेश ही तो नहीं है, कहीं टीचर सुरेश ही तो नहीं है। तो सुरेश इज ए टीचर, ये सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, सब्जेक्ट के प्रयोग के रूप में प्रयोग हुआ रहा है। इसका जो टीचर का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सुरेश इज अ टीचर, सुरेश एक टीचर है। अगर हम आपसे कहें सुरेश मेट अ टीचर, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये इसका कॉम्प्लीमेंट की तरह पूरक हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है टीचर का। ये क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, यहाँ पे जो टीचर का प्रयोग हुआ है कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ। क्यों? क्योंकि सुरेश ही तो टीचर है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। सुरेश इज ए टीचर, हु इज टीचर, सुरेश। तो मतलब यहाँ पे जो इसका प्रयोग हो रहा है, टीचर का प्रयोग, इससे इसके सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयोग हो रहा है। और लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें सुरेश मेट ए टीचर, सुरेश किसी अध्यापक से मिलता है, तो यहाँ पे टीचर क्या हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि वर्ब के बाद जो आया है ऑब्जेक्ट, ये वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये तो हमने ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ये नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयोग हो रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि टीचर जो है कहीं वो सुरेश ही तो नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, सुरेश ही टीचर है। तो ये जो टीचर है ये वर्ब के बाद आया, इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पूरक, सब्जेक्ट की पूरक की तरह प्रयोग हो रहा है। तो सुरेश इज ए टीचर, तो ये जो टीचर है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे अगर सुरेश मेट ए टीचर, कि सुरेश टीचर से मिला, तो यहाँ पे जो अगर सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो आ रहा है, तो यहाँ पे टीचर जो है ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सुरेश अलग है और टीचर अलग है, दोनों अलग हैं। लेकिन यहाँ पे सुरेश ही टीचर था, लेकिन यहाँ पे सुरेश अलग है और टीचर कोई अलग है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब के पहले जो आ रहा है वो सब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब के बाद आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयोग हो रहा है। किसकी तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयोग हो रहा है। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब के बाद आने वाले वो नाउन, वर्ब के बाद आने वाले वो नाउन जो सब्जेक्ट का पूरक होते हैं, जो सब्जेक्ट के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। वर्ब के बाद आने वाले वो नाउन जो सब्जेक्ट के पूरक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसलिए जो टीचर है वो सुरेश का पूरक है, सब्जेक्ट का पूरक है। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार हमने देखा क्या, सब्जेक्टिव केस देखा और ऑब्जेक्टिव केस देखा। अब हम मूव करते हैं किस पर, पजेसिव केस पर। तीसरा हम देखते हैं पजेसिव केस। क्या देखते हैं, पजेसिव केस। इसमें हम अधिकार की बात करते हैं, इसमें हम रिलेशन की बात करते हैं, जैसे का, की, के बारे में बात करते हैं। ओके, में पजेशन की बात करते हैं। तो इसमें रूल्स नंबर 1 हम देखते हैं। रूल्स नंबर क्या होता है इसमें, सिंगुलर लिविंग नाउन्स देखते हैं। सिंगुलर लिविंग नाउन्स में क्या देखते हैं, पहला रूल्स नंबर 1 क्या होता है इसमें, सिंगुलर लिविंग सिंगुलर लिविंग नाउन। इसको हम पजेसिव करने के लिए, इसको हम नाउन उसमें केस में ट्रांसफर करने के लिए, चेंज करने के लिए इसमें क्या जोड़ते हैं, एपॉस्ट्रोफी और यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एपॉस्ट्रोफी और यस जोड़ते हैं, इसको अधिकार बताने के लिए। अगर समझने की हम कोशिश करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में राहुल बुक, ठीक, करण हाउस, ठीक, दिनेश पेन। ओके, क्या ये सही लगता है आपको, सही लगता है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कोई पोजीशन, कोई अधिकार तो बता ही नहीं रहे किसी का। इसमें राहुल अलग है, बुक अलग है, इसमें किसी का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे इस रूल को फॉलो करते हैं कि सिंगुलर लिविंग नाउन जिसमें एपॉस्ट्रोफी यस जोड़कर उसे हम क्या बनाते हैं, पोजीशन बनाते हैं, अधिकार बताते हैं, इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, एपॉस्ट्रोफी और यस जोड़ देते हैं, एपॉस्ट्रोफी और यस जोड़ते हैं, एपॉस्ट्रोफी कॉमा और यस जोड़ते हैं। अब ये सेंटेंस सही हुआ। अब ये सही हुआ कि राहुल्स बुक की क्या हो जाएगा, राहुल की किताब, ठीक, करण's हाउस, करण का घर, दिनेश पेन, दिनेश का पेन। इट्स ओके। इस प्रकार हम पहले देखते हैं कि सिंगुलर लिविंग नाउन्स में क्या होता है, उसमें एपॉस्ट्रोफी कॉमा और यस जोड़कर उसे हम क्या बनाते हैं, पोजीशन में बनाते हैं। उसको क्या होता है, अधिकार बताने की कोशिश करते हैं कि राहुल्स बुक, राहुल की किताब, करण's हाउस, करण का घर, और दिनेश पेन और दिनेश का पेन। इट्स ओके। अब मूव करते हैं दूसरे नियम पर। ओके, दूसरा क्या है, प्लूरल लिविंग नाउन एंडिंग विद यस, प्लूरल लिविंग नाउन जो यस पर समाप्त होते हैं, जो यस पर खत्म होते हैं, उनको संबंध बनाने के लिए, उनको पोजीशन मिलाने के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं। सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, एपॉस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं, और कुछ प्रयोग नहीं करते हैं। जिसे समझने की कोशिश करते हैं हम, क्या, बॉयज, एग्जाम्पल में क्या हो गया, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे अभी ये अधूरा है। ये क्या है, अभी अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बॉयज है, सिर्फ हम एपॉस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग करेंगे तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे गर्ल्स हैं, गर्ल्स में भी सिर्फ एपॉस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार जो होते हैं प्लूरल लिविंग नाउन एंडिंग विद यस, जो प्लूरल नाउन होते हैं वो किसमें जो यस के साथ समाप्त होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी कॉमा जोड़कर उन्हें हम क्या कहते हैं, पोजेसिव में बदलते हैं, पोजीशन में बदलते हैं। इस प्रकार बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स क्लासेस, इस प्रकार ये अभी क्या हुआ, जाके
शुद्ध हुए। इसलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल्स पर। ठीक, यहां पे देखते हैं रूल नंबर 3 क्या होता है कि प्लूरल लिविंग नाउन एंडिंग विदाउट यस, तो इसमें क्या जोड़कर एपॉस्ट्रोफी और कामा, एपॉस्ट्रोफी कामा और यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। वही प्लूरल नाउन जो बिना यस पर समाप्त होते हैं, जो जिनके बाद में यस नहीं आता है, तो उसमें हम एपॉस्ट्रोफी कामा और यस दोनों जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा ये, जैसे हम देखते हैं चिल्ड्रन, ये प्लूरल है ना, चिल्ड्रन तो प्लूरल है, क्योंकि इसका अगर सिंगुलर देखें तो चाइल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा चाइल्ड, और इसका प्लूरल चिल्ड्रन हो जाएगा। तो चिल्ड्रन इसमें क्या होता है, ये ना वो प्लूरल लिविंग नाउन्स जो बिना यस पर समाप्त होते हैं, यहाँ पे यस नहीं आया है, तो उनको हम एपॉस्ट्रोफी कामा जोड़कर हम क्या बने, एपॉस्ट्रोफी और कामा और यस जोड़कर क्या बनाते हैं, पर संबंध में लाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन टॉयज, ओके। उसकी बात करें वोमेन क्लब, क्या हो जाएगा क्लब। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी और यस दोनों जुड़ेगा, अभी तक ये अधूरा है, लेकिन जब यहाँ पे हम एपॉस्ट्रोफी और यस जोड़ देंगे, एपॉस्ट्रोफी और यस जोड़ देंगे, अब इस जाके कहीं शुद्ध हुआ, तो चिल्ड्रंस टॉयज होता है, ना कि चिल्ड्रन टॉयज। चिल्ड्रन टॉयज जिसमें कोई अधिकार ही नहीं आ रहा है, चिल्ड्रन अलग हो जाएगा, टॉयज अलग हो जाएगा, जिसमें कोई अधिकार हमें मिल ही नहीं रहा है। अगर जब हम चिल्ड्रंस टॉयज करते हैं तो चिल्ड्रन मतलब बच्चों के खिलौने हो जाएंगे, किसके, बच्चों के खिलौने। तो यहाँ पे संबंध आ रहा है, का की के का संबंध आ रहा है, और यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव केस में। यहाँ पे वोमेन्स क्लब मतलब औरतों, जो औरतें होती हैं उनके होते हैं, उनके क्लब्स होते हैं यहाँ पे, ना कि वोमेन क्लब। ये तो कोई समझ में नहीं आता, वोमेन क्लब, वोमेन्स क्लब। इस प्रकार हम यहाँ पे संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिविंग थिंग्स के बारे में सोचा, लिविंग थिंग्स के बारे में रिलेशन बनाने की कोशिश की। अब जो बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स बच रहा है, और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, रूल्स नंबर 4 देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स, इसको कैसे हम चेंज करते हैं, हम सेंटेंस लिख रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ द बुक, ओके, कवर ऑफ द बुक की बात करते हैं। उसके बाद कैप ऑफ द पेन, क्या, कैप ऑफ द पेन, कैप ऑफ द पेन की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे ये सही है। अगर हम इस तरह से इसको लिखें, क्या, बुक्स कवर, बुक्स कवर, यहाँ पे हम करें पेन्स कैप, पेन्स कैप, क्या ये सही है? दोनों में से सही क्या है आप बताइए। ये सही है कवर ऑफ द बुक, या बुक्स कवर सही है, या कैप ऑफ द पेन, या पेन्स कैप सही है? क्या सही है आप बताइए, क्या सही है इसमें? सही ये होगा, ये बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी मूव नहीं करती, कभी गति नहीं करती, ना तो दुख सुख का अनुभव करती है। जब ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये मूव नहीं कर सकती, तो अपना कवर कैसे लगाएगी? या पेन अपना कैप लेने के लिए कहाँ जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। अगर इसको अगर हम इस तरह बात करें, राम्स पेन या रबी पेन मान लेते हैं, रबीज पेन, तो ये तो सही है, क्योंकि ये रवि का पेन है कि अधिकार बताने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा पेन है, दैट इज माई पेन, रबीज पेन। ओके, लेकिन अगर हम बात करें पेन्स कैप, कि पेन का कैप है, अरे पेन तो थोड़ी मूव करेगा वहाँ पे अपना कैप लेने के लिए, या बुक थोड़ी अपना कवर खुद को चढ़ाएगा,
खुद को थोड़ी कवर करेगा। इसलिए ये सेंटेंस गलत है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। कभी भी अगर लिखा जाता तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कि कवर ऑफ द बुक ए कैप ऑफ द पेन। ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।